नमस्कार, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी सिटी लाइव। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों का। चलिए शुरू करते हैं। भगवान शिव की आराधना का पावन पर्व महाशिवरात्रि पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। उत्तर प्रदेश में भी श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिला। इस अवसर पर गोरक्षपीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पारंपरिक शिव उपासना की और भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर लोक मंगल एवं राष्ट्र कल्याण की कामना की। गोरखनाथ मठ के वेद पाठी ब्राह्मणों ने शुक्ल यजुर्वेद संहिता के रुद्राष्टाध्यायी महामंत्रों के माध्यम से इस अनुष्ठान को संपन्न कराया। 2 घंटे से अधिक समय तक चले इस अनुष्ठान में मुख्यमंत्री ने पूरी आस्था के साथ भगवान शिव की आराधना की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महादेव की कृपा से यह विश्व चलता है। आज महाशिवरात्रि पर मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं कि संपूर्ण मानवता पर उनकी कृपा बनी रहे। बता दें कि नाथ पंथ की परंपरा के अनुसार गुरु गोरखनाथ को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। ऐसे में गोरक्षपीठाधीश्वर के लिए महाशिवरात्रि का पर्व विशेष महत्व रखता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस परंपरा का निर्वहन करते हुए विशेष पूजा की। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर मैं प्रयागराज, काशी और प्रदेश के सभी शिवालयों में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। महादेव कल्याण के देवता हैं, वे पूरे विश्व के कल्याण की भावना रखते हैं। आज हम देख रहे हैं कि हर शिवालय में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ है। यह भारत की आध्यात्मिक एकात्मकता को दर्शाता है। इस दौरान महाकुंभ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महाकुंभ में अब तक लगभग 66 करोड़ श्रद्धालु मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के त्रिवेणी संगम में पुण्य स्नान कर चुके हैं। यह वसुधैव कुटुंबकम की भावना को दर्शाता है। इस महापर्व पर मैं सभी श्रद्धालुओं का अभिनंदन करता हूं। महादेव की कृपा से हमें लोक कल्याण की प्रेरणा प्राप्त होती है। हम सभी को अपने समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। यह पर्व हमें समर्पण और सेवा का संदेश देता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 24 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महाकुंभ से जुड़े बयान पर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के बयान पर बिना नाम लिए कटाक्ष किया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि महाकुंभ में अपनों को तलाशने वालों को अपने परिजनों का नाम ना तो मृतकों की सूची में मिला और ना ही खोया पाया रजिस्टर में। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने इस पवित्र अवसर को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया और आत्मप्रचार का माध्यम बना लिया। सपा प्रमुख ने सीएम योगी के बयान को अशोभनीय करार देते हुए कहा कि महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों पर बयान देते समय शब्दों का चयन सावधानी से करना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो कई बार महाकुंभ में जाकर भी वैचारिक रूप से नहीं बदलते, उनके पतन की सीमा कौन तय कर सकता है। इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के अन्य नेताओं ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रदेश और जनता की चिंता करने के बजाय अखबारों में सुर्खियां बनने की अधिक चिंता रहती है। महाशिवरात्रि के अवसर पर काशी में एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। नागा साधु हाथ में त्रिशूल, तलवार और गदा लहराते हुए शोभा यात्रा निकालकर बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंचे और उनका जलाभिषेक किया। महाशिवरात्रि के अवसर पर काशी में शैव संप्रदाय से जुड़े नागा साधुओं की भव्य शाही शोभा यात्रा निकली। धर्मध्वज की अगुवाई में साधुजन बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आगे बढ़े। पूरे मार्ग में पुष्प वर्षा से इनका भव्य स्वागत किया गया। इस भव्य शोभा यात्रा में विभिन्न अखाड़ों के महामंडलेश्वर शाही रथ पर विराजमान रहे। एक के बाद एक कर 7 अखाड़ों के नागा साधु बाबा विश्वनाथ के मंदिर पहुंचे और जलाभिषेक किया। हर तरफ डमरू की आवाज और हर हर महादेव के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। भोर में मंगला आरती के समय बाबा विश्वनाथ का अद्भुत श्रृंगार किया गया। बाबा इस महाशिवरात्रि पर दूल्हा बने नजर आए। श्रद्धालुओं के लिए यह क्षण अत्यंत पावन और भावनात्मक रहा। बाबा के दर्शन के लिए रात भर से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। काशी विश्वनाथ मंदिर के सभी प्रवेश द्वार खुले रहे, लेकिन फिर भी भक्तों की कतारें 3 किलोमीटर तक फैल गईं।
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए जिससे भक्त बिना किसी परेशानी के दर्शन कर सके। इस बार महाशिवरात्रि के अवसर पर संभल के खग्गूसराय स्थित प्राचीन शिव मंदिर के कपाट पूरे 46 साल बाद खुले। बुधवार तड़के मंदिर के पट खुलते ही भक्तों का उत्साह देखने लायक था। हर हर महादेव के जय घोष के साथ जलाभिषेक की शुरुआत हुई। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना की। मंदिर प्रशासन ने भक्तों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए थे। मामले की संवेदनशीलता देखते हुए डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने मंदिर का निरीक्षण किया। उधर संभल में उस समय माहौल गर्मा गया जब हरिहर मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे शिव सैनिकों को पुलिस ने शहर के बुद्ध बाजार में रोक दिया। इससे नाराज शिव सैनिकों ने विरोध प्रदर्शन किया और हरिहर मंदिर जाएंगे, बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाएंगे के नारे लगाए। बाद में पुलिस ने उन्हें शांत कराते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने की अनुमति दी। श्रद्धालुओं का कहना है कि इस बार की महाशिवरात्रि ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार खग्गूसराय के प्राचीन मंदिर में जलाभिषेक हुआ है। सभी श्रद्धालु इसे बाबा भोलेनाथ की कृपा मान रहे हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं महाकुंभ 2025 के उस ऐतिहासिक क्षण की तरफ जब प्रयागराज में 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में आस्था के पावन की डुबकी लगाई। यह संख्या कई देशों की जनसंख्या से भी अधिक है। तीर्थराज प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ ने इतिहास रच दिया है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 65 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान कर इस आयोजन को विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम के रूप में स्थापित कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व और भक्तों की गहरी आस्था ने इस आयोजन को अद्वितीय बना दिया है। महाकुंभ 2025 श्रद्धालुओं की संख्या के लिहाज से इतिहास में दर्ज हो चुका है। 45 दिनों में 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में डुबकी लगाई है। यदि इस संख्या की तुलना दुनिया के देशों की आबादी से करें तो यह अमेरिका की कुल जनसंख्या से 2 गुना, पाकिस्तान की 2.5 गुना और रूस की 4 गुना अधिक है। महाकुंभ में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के श्रद्धालु पहुंचे। 73 देशों के राजनयिकों के साथ भूटान नरेश, नेपाल से 50 लाख श्रद्धालु और इटली, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल, ईरान, मॉरिशस जैसे देशों से भी लोग इस पवित्र संगम में स्नान करने आए। यह आयोजन सनातन धर्म की दिव्यता और भव्यता का प्रतीक बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के प्रारंभ में ही अनुमान लगाया था कि इस बार 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आएंगे, लेकिन इस संख्या ने सभी अनुमानों को पार करते हुए 65 करोड़ का रिकॉर्ड बना लिया। संगम तट पर साफ सफाई, सुरक्षा, भोजन और यातायात की व्यवस्था को लेकर सरकार ने विशेष प्रयास किए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और केवल स्थानीय अभ्यर्थियों को ही मौका मिलेगा। आइए जानते हैं विस्तार से। विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उमेश चंद्र की ओर से मंगलवार को जारी शासनादेश के अनुसार अब चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल कर दी गई है। पहले यह योग्यता इंटरमीडिएट थी। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी, जिससे प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहेगी। अब सवाल उठता है कि इस बदलाव का अभ्यर्थियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए आपको बताते हैं। इस नए शासनादेश के अनुसार अब अभ्यर्थी केवल अपने ही जिले के विद्यालयों में भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले प्रदेश भर में कहीं भी आवेदन किया जा सकता था। सरकार ने यह निर्णय इसलिए लिया है ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके और उन्हें दूसरे जिलों में जाकर काम न करना पड़े। सरकार ने हाल ही में अपने बजट में आउटसोर्स कर्मियों के वेतन में भी बढ़ोतरी करने का ऐलान किया था। अब न्यूनतम वेतन 16,000 से 18,000 रुपए कर दिया गया है, जो पहले सिर्फ 8 से 10,000 रुपए था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार अब उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम की स्थापना करने जा रही है, जिससे आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया और अधिक संगठित हो जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाकुंभ में पेशवाई के रथ पर बैठकर चर्चा में आई हर्षा रिछारिया अब एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह गंभीर है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह भावुक होकर अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों की बात कह रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ धर्म विरोधी लोग उन्हें बदनाम करने के लिए
एआई से एडिट करके फेक वीडियो वायरल कर रहे हैं। हर्षा ने वीडियो में कहा, मुझे महादेव ने जितनी हिम्मत दी है उतनी मैं लड़ूंगी, लेकिन जिस दिन मैं टूट गई उस दिन सबका नाम लिखकर जान दे दूंगी। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें लगातार धमकी भरे मैसेज और ईमेल आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि उनके फेक वीडियो सर्कुलेट किए जा रहे हैं और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। हर्षा ने आगे कहा कि हर दिन मुझे 25 से 30 मैसेज मिलते हैं कि आपके बारे में फेक वीडियो फैलाए जा रहे हैं। यह मामला अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोग हर्षा के समर्थन में खड़े हो गए हैं और एआई के गलत तरीके से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मेरठ के मुंडाली इलाके में बुधवार तड़के यूपी एसटीएफ और मेरठ पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। कुख्यात अपराधी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 1 लाख इनामी बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। नोएडा एसटीएफ और मेरठ पुलिस को इनपुट मिला था कि जितेंद्र मेरठ के मुंडाली इलाके में छिपा हुआ है। एसटीएफ टीम ने तुरंत इलाके को घेर लिया और उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन बदमाश जितेंद्र ने आत्मसमर्पण करने की बजाय पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। आखिरकार एसटीएफ की एक गोली जितेंद्र को जा लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहा। एसटीएफ ने गंभीर रूप से घायल जितेंद्र को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस को जितेंद्र के पास से कार्बाइन और 32 बोर की पिस्टल बरामद की है। जितेंद्र हरियाणा के निज्जर जिले के असौंदा सीवान गांव का रहने वाला था। उसके खिलाफ कई संगीन अपराध दर्ज थे। वह गाजियाबाद में अक्टूबर 2023 में लालू नाम के व्यक्ति की हत्या का मुख्य आरोपी था। इस केस में 18 लोगों को आरोपी बनाया गया था और तभी से वह फरार था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हरियाणा की जेल में रहने के दौरान जितेंद्र का संपर्क कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हुआ। पेरोल पर बाहर आने के बाद वह इस गैंग के लिए काम करने लगा था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आगरा जिले में पति ने दहेज के लिए इतनी नीच हरकत की कि मानवता शर्मसार हो गई। दहेज के लिए एक पति ने अपनी दिव्यांग पत्नी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत की जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आगरा के फतेहपुर सीकरी में रहने वाली एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि शादी के बाद से ही उसके पति और ससुराल वाले 10 लाख रुपए और मकान की मांग कर रहे थे। जब पीड़िता के मायके वालों ने दहेज देने से इनकार किया तो उसके पति ने एक ऐसी हरकत कर दी जिसे सुनकर किसी का भी खून खौल उठेगा। पीड़िता ने बताया कि पति ने उसके सोते समय आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए और फिर पैसों के लिए उन्हें अश्लील साइट पर अपलोड कर दिया। 16 फरवरी को जब पीड़िता ने आवाज उठाई तो उसके पति और अन्य ससुराल वालों ने उसे बेरहमी से पीटकर घर से निकाल दिया। बेचारी पीड़िता को मायके जाकर अपने माता पिता से पूरी घटना बतानी पड़ी। महिला थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस साइबर सेल की मदद से उन साइट्स की पहचान कर रही है जहां पीड़िता की फोटो और वीडियो अपलोड किए गए थे। इस मामले में आरोपियों पर दहेज उत्पीड़न, महिला की गरिमा भंग करने, अश्लीलता फैलाने, निजता भंग करने और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में आने वाले 3 दिनों में आपको मौसम का मिजाज बदला हुआ देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार 27 फरवरी से 1 मार्च तक पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद, आगरा और सहारनपुर जैसे जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। विशेषकर 28 फरवरी और 1 मार्च को पूरी यूपी में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी और हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार इस बारिश के कारण प्रदेश के तापमान में गिरावट आ सकती है। दिन का तापमान 2 से 3 डिग्री तक कम हो सकता है। रात के तापमान में भी हल्की गिरावट आने की संभावना है। पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में हल्के कोहरे के भी आसार हैं। इसका मतलब है कि सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस होगी, जबकि दोपहर में तेज धूप से थोड़ी राहत मिलेगी। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।